नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो कहिए, कैसे हैं आप? आप सब सकुशल, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, ऐसी हमारी कामना है। विद्यार्थी मित्रों, आज के हम लर्निंग एपिसोड में हम आपका अभिवादन करते हैं। तो चलिए पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 33 निकालिए। इकाई 6 कविता तूफानों की और। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 अंतर्गत हमने कवि का परिचय, काव्यगान, काव्य का भावार्थ समझा और काव्य से संबंधित शब्दार्थ और विकल्प वाले प्रश्नों का मुहावरा किया। इसके बाद चित्र के आधार पर आपने कहानी भी लिखी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपनी पढ़ाई आगे शुरू करते हैं और हम अभ्यास के प्रश्नों का मुहावरा करते हैं। तो चलिए आप पेज नंबर 34 निकालिए और 34 के पेज पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो उस प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसका उत्तर आपको वहाँ पर आपकी कॉपी में लिखते जाना है। यहाँ से मैं आपको उस प्रश्नों के उत्तर पूछती भी जाऊंगी और उससे संबंधित उत्तर आपको बताती भी जाऊंगी। शुद्ध उच्चारण कीजिए। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। काव्य में दिए गए इन कठिन शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण किस प्रकार करते हैं, ये जानने के बाद इन्हीं शब्दों का उपयोग कर हम शब्दकोश के क्रम में भी रख सकते हैं। जिस प्रकार नमक को हम दाल में भी डालते हैं, आटे में भी डालते हैं, साग सब्जी में भी डालते हैं, तो इसी तरह हम इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में भी रख सकते हैं, कविता भी बना सकते हैं। इन शब्दों से हम कहानी भी बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं, परिच्छेद भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इन शब्दों को ही सहायता से शब्दकोश के क्रम में भी रखते हैं। देखते हैं, आइए शब्दकोश के क्रम के अनुसार सबसे पहले स्वर वाले शब्दों को और बाद में व्यंजन वाले शब्द आते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते हैं। सबसे पहले स्वर वाला शब्द आता है अंधड़, तूफान, मिट्टी, यौवन, सिंधु, स्पंदन, हृदय। इस प्रकार हमने दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर भी समझ लिया। इन्हीं शब्दों का उपयोग करके आप परिच्छेद भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम परिच्छेद भी आपको बनाकर बता देते हैं। शब्दों का उपयोग करके परिच्छेद बनाइए। एक रोज शाम को रमा सिंधु तट पर टहलने गई। सिंधु में जोर का तूफान उठा हुआ था। रमा यौवनावस्था में पहुंच गई थी। जिस प्रकार सिंधु में तूफान उठ रहा था, उसी तरह रमा के हृदय में भी अंधड़ चल रहा था। समुद्र के चारों ओर धूल मिट्टी उड़ रही थी। रमा के हृदय का स्पंदन तेज हो गया और वह अपने घर की ओर मुड़ गई। आपने समझ लिया होगा विद्यार्थी मित्रों कि प्रश्न 1 के अंतर्गत दिए गए शब्दों का उपयोग हमने कहाँ कहाँ कर लिया है। विद्यार्थी मित्रों, आपके मनपसंद शब्द पर से आप कविता भी बना सकते हैं। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ नंबर 35, उसमें एक शब्द किताब को लेकर एक कविता दी गई है। तो आइए इस कविता का पठन करेंगे और इस कविता से संबंधित प्रश्न भी समझेंगे। कविता को पढ़कर
उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखा विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य में एक शब्द को बार बार दोहराकर किस प्रकार काव्य की रचना की गई है। तो आप भी अपने मनपसंद शब्दों को चुनकर इस प्रकार साहित्यिक विधा का निर्माण कर सकते हैं। अब इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न भी हम समझेंगे। तो चलिए इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी समझते हैं। प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, किताबों में कौन चहचहाता है? उसके विकल्प है तोता, मोर और चिड़िया। तो हमने कविता का पठन समझ लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। बिल्कुल सही समझ लिया है आपने। सही विकल्प है चिड़िया। दूसरा प्रश्न आता है, किताबें किसके किस्से सुनाती है? चलिए इसके भी विकल्प देखते हैं। राजा, परियां और किसान। इसका उत्तर है परियां। किताबें परियों के किस्से सुनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो चलिए इसके विकल्प आपके सामने रखते हैं। खेतियाँ, झरने या बाग। आप सब तो बहुत होशियार हो, तुरंत जान गए इसका उत्तर। इसका उत्तर है खेतियाँ। किताबों में खेतियों का लहलहाने की बात है। किताबों में खेतियों के लहलहाने की बात है। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न है, इसी काव्य में आए हुए कुछ शब्दों को लेकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला शब्द परियां। तो हम परियां शब्द पर से वाक्य बनाते हैं। परियां स्वर्ग में रहती है। दूसरा शब्द हमारे सामने आ रहा है किस्सा। किस्सा पर से वाक्य बनाएंगे। माँ ने मजेदार किस्सा सुनाया। इसके बाद वाला शब्द संसार। तो संसार का वाक्य भी हम देख लेते हैं। आइए यहाँ पर संसार शब्द का वाक्य बनाते हैं। यह संसार बहुत सुंदर है। अंतिम शब्द आ रहा है, वह है भरमार। भरमार शब्द पर से वाक्य बनाते हैं। मेले में दुकानों की भरमार थी। विद्यार्थी मित्रों, तो इस कविता पर से हमने विकल्प वाले प्रश्न भी जान लिए, शब्दों पर से वाक्य भी बनाना सीख लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए स्वाध्याय का प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसका उत्तर आप भी समझ गए होंगे कि कवि ने तूफानों को मुसीबतों का प्रतीक माना है। कविता में जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो समस्या है,
उसके प्रतीक के रूप में तूफान को कवि ने चरितार्थ किया है। तो कवि नाविक को अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा देने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जीवन सरल नहीं है, जीवन में बहुत संघर्ष और कठिनाइयाँ आती है। तो उन संघर्ष और कठिनाई में मनुष्य अपने जीवन को संभाल सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके, इस वजह से कवि नाविक को कह रहा है कि अपनी जो पतवार है उसको तूफानों की ओर घुमा देना है ताकि मनुष्य सख्त बन सके और समस्याओं का डटकर सामना कर सके। प्रश्न दूसरा है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? कविता में सागर जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार सागर में आंधी और तूफान आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती रहती है। तो कवि सागर को बता देना चाहते कि मनुष्य कुछ कम नहीं है, वह अपनी सोच और शक्तियों के आधार पर समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि मनुष्य तो बड़ा महान है। हम कक्षा 7 में भी विद्यार्थी मित्रों कविता पढ़कर आए हैं कि धरती की शान के अंतर्गत कवि ने मनुष्य का गौरव बताया है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे तो पहाड़ को भी फोड़ सकता है, तू धरती को निचोड़कर अमृत निकाल सकता है, तू अगर चाहे तो धरती और आसमान को एक कर सकता है, मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए कवि सागर को बता देना चाहते हैं कि सागर यह मनुष्य है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वो अपनी दुख तकलीफ और परेशानियों से कभी भी हार नहीं मानेगा और उससे जूझकर वह अपने जीवन को सरल बनाएगा। माने सागर तो इस मानव को पहचान ले। प्रश्न 3, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो क्या हमें उसे घबराकर भाग जाना चाहिए? नहीं, यह तो कायरता की निशानी है और हम कायर थोड़े हैं। हम तो भारत की संतान है और भारत की संतान बहादुर होती है। वह इन छोटी मोटी समस्याओं या तकलीफ़ों से डरकर भागने वालों में से नहीं है। तो समस्या आने पर कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और हमें समस्या से बाहर निकलना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं कि समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, मगर धैर्य रखना है और उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करना है। अभ्यास का चौथा प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? विद्यार्थी मित्रों, हमने भाग 1 में कविता के शब्दार्थ जान लिए थे, तो उस शब्दार्थ में अंगड़ शब्द का भी हमने अर्थ जाना था। तो बताइए, अंगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, अंगड़ शब्द का अर्थ होता है आंधी। अब इस प्रश्न को समझिए, अंगड़ शब्द का अर्थ होता है आंधी। तो कवि ने कहा है कि इस अंगड़ माने इस आंधी में हमें साहस से किस तरह से काम लेना है। तो जब भी हमारे जीवन में आंधी माने मुसीबतें आती है तो हमें उसका धैर्यपूर्वक सामना करना है और हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को सीखने के बाद अब हम अभ्यास की एक और प्रवृत्ति का मुहावरा करेंगे, वह व्याकरण से संबंधित है। विद्यार्थी मित्रों, हम पिछले एपिसोड में विशेषण सीख चुके होंगे, तो विशेषण के आधार पर हमारा एक प्रश्न है, विशेषण को
पहचानना है और उसका वाक्य बनाना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है ईमानदारी। तो चलिए ईमानदारी शब्द का विशेषण बनाइए। विशेषण शब्द बनेगा ईमानदार। तो ईमानदार शब्द का उपयोग कर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है, अनिकेत बहुत ही ईमानदार लड़का है। अनिकेत बहुत ही ईमानदार लड़का है। लड़का तो है मगर कैसा है? ईमानदार। तो यह ईमानदार विशेषण होगा। दूसरा वाक्य आता है, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। यहाँ पर रेखांकित शब्द है अमीरी। अमीरी शब्द का विशेषण बनाइए। तो यह आपने बनाया विशेषण शब्द अमीर। अमीरी विशेषण शब्द अमीर। अब अमीर शब्द का उपयोग कर हम यहाँ वाक्य बनाएंगे। यह अमीर न जाने अपने आप को क्या समझता है। तीसरा वाक्य आता है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। रेखांकित शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई का विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो उसका विशेषण शब्द हमने बनाया ऊंचा। अब इस ऊंचा शब्द का प्रयोग करके हमें उससे संबंधित एक वाक्य बनाना है। हमने वाक्य बनाया, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। दूसरा वाक्य आ रहा है हमारे सामने, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। रेखांकित शब्द है वीरता। तो वीरता से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? जी हाँ, आपने सही फरमाया। उसका विशेषण शब्द बनेगा वीर। अब इन शब्द का उपयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। वाक्य बन गया है, भगत सिंह वीर सपूत थे। पांचवा वाक्य हमारे सामने आया है, दूसरों की बुराई करना पाप है। रेखांकित शब्द है बुराई। बुराई का विशेष शब्द बनाना है, तो वह बन गया बुरा। बुरा शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है, तो वाक्य बन गया है, हमें बुरा देखना नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने विशेषण के आधार पर वाक्य बनाना सीख लिया है। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। अब हम एक नया प्रश्न आपको सिखाएंगे। अगर हमें अपनी बात विशेष ढंग से कहनी हो और अपने बात पर भार लाना हो, तो हम अपने भाषा में कहावत का उपयोग करते हैं। हम अपने अगले प्रश्न में कहावत देखेंगे, उसका शब्द जानेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं कहावतें। कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत का अर्थ है अपराधी बेकसूर को डांटे। वाक्य में प्रयोग करना है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, अपराध छोटा भाई करता है और सजा बड़े भाई को देता है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा मुहावरा है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जिसका अर्थ समझेंगे, किसी मुसीबत को जड़ मूल से नष्ट कर देना। वाक्य बनता है उसका, यह खिलौना ही सारे फसाद की जड़ है, इसे ही कबाड़ी को दे दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहावत तीसरी देख रहे हैं यहाँ पर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
इसका अर्थ है थोड़े दिनों का सुख फिर दुख ही दुख। अब वाक्य बनाने का भी प्रयत्न करेंगे, तो चलिए हम वाक्य बनाते हैं। इस कहावत का वाक्य हमने बना लिया है। मीना को सिर्फ 3 महीने टीवी में काम करने का अवसर मिला था। 3 महीने के बाद मीना ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके बाद कहावत आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए इस कहावत का अर्थ जानते हैं। सही मौका निकल जाने के बाद प्रयत्न करने से कुछ नहीं मिलता। हमें अगर समय पर काम करना है तो जो समय हमें मिलता है उसी में हमें उस काम को ख़त्म करना है, अन्यथा हमें भी कहना पड़ेगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए तो अब इसका वाक्य भी जान लेते हैं। बारिश के दिनों में रामू किसान ने बीज नहीं बोए। उस वर्ष खेत में उसकी फसल तैयार नहीं हुई। वह उदास हो गया। अपने आलसी बेटे रामू से पिताजी ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभ्यास में मौखिक प्रश्न, विशेषण और उसके वाक्य, तत्पश्चात कहावत और उसका अर्थ और उसके वाक्य का मुहावरा कर लिया है। आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा, सीख लिया होगा। अब हम स्वाध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्वाध्याय के प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका उत्तर समझते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारी कविता तूफानों की ओर प्रतीकात्मक कविता है। इसमें सागर यह मानव जीवन का प्रतीक है और आंधी और तूफान मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, मुश्किलियाँ और तकलीफ़ों से कभी भी हारा नहीं है। अपनी तकलीफ़ों में, अपनी मुश्किलों में उसने धैर्य धरा है और उसके सामने कभी भी हार नहीं मानी है। उसने उन कठिनाइयों के सामने विजय प्राप्त की है, क्योंकि वह हार मानने वालों में से नहीं है। इसीलिए कवि ने मनुष्य की वीरता और बहादुरी की विशेषता को यहाँ पर उजागर किया है। दूसरा प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो ज्वार माने तूफान। तूफान कहाँ कहाँ उठा है। तो यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि ज्वार सागर में उठा है और दूसरा कवि के मन में उठा है। प्रश्न तीसरा, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। कविता के निहित समुद्र ने रौद्र रूप धारण किया है, भयंकर रूप धारण किया है। उसमें भयंकर तूफान आया हुआ है। तो समुद्र ने रौद्र यानी भयंकर रूप धारण किया है। प्रश्न 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। क्योंकि मनुष्य धरती में जन्म लेता है और धरती उसकी माता है। बचपन से ही वो मिट्टी में खेलता है और बड़ा होता है, और जब उसके जीवन का अंत होता है तब भी वह मिट्टी में ही समाता है। इसीलिए मिट्टी से जन्मा इंसान मिट्टी में ही समाता है। इसीलिए कवि ने काव्य में मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 5वां प्रश्न, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है। तो यहाँ पर माझी माने जीवन संघर्ष में झुंझुमने वाला इंसान है। कवि ने इंसान की ताकत पर, इंसान के आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हुए कहा है कि जब तक जीवन में उठने वाले तूफानों को वह समाप्त नहीं करता तब तक उसका हाथ
नहीं रुकता, तब तक वह हार नहीं मानता, जब तक वह कठिनाइयों के सामने विजय नहीं प्राप्त कर लेता। माझी का हाथ तब तक नहीं रुकता जब तक वह तूफान को शांत नहीं कर लेता। आज के इस एपिसोड से संबंधित आज का सवाल आपके सामने रख रहे हैं। आज का सवाल, तूफान किसका प्रतीक है? 1. सागर का, 2. पतवार का, 3. कठिनाइयों का, 4. जीवन का। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस सवाल का सही जवाब आज रात 8 बजे से पहले इस टोल फ्री नंबर पर दे देना है। टोल फ्री नंबर है 6357399480। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में स्वाध्याय और अभ्यास की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आप सबको पढ़ाई में मज़ा आया ना? ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम आपसे विदाई लेते हैं।